नमस्कार मित्रों, प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले अध्याय में जाना कि प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास पहले उर्दू में लिखे गए, बाद में हिंदी में। प्रेमचंद के आरंभिक 4 उर्दू उपन्यासों को उनके सुपुत्र अमृत राय ने सन 1962 में मंगलाचरण के अंतर्गत संकलित किया। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने भारतीय साहित्य के निर्माता प्रेमचंद नामक विनिबंध में उनके समस्त उपन्यासों का अति संक्षिप्त परिचय भी दिया है। आज प्रेमचंद के उपन्यासों पर एक दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले है असरार-ए-माआबिद। इसका हिंदीकरण हुआ था देवस्थान रहस्य के नाम से। उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़-ए-खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित इस उपन्यास को ढूंढने एवं उसका हिंदीकरण करने का श्रेय प्रेमचंद के सुपुत्र अमृत राय को जाता है। उनके अनुसार प्रेमचंद का यह पहला उपन्यास अधूरा जान पड़ता है। इसकी कथावस्तु मंदिर के महंतों, पुजारियों द्वारा स्त्री के साथ किए जाने वाले दुराचारों तथा ईश्वर की पूजा अर्चना के नाम पर रचे गए पाखंडों की पोल खोलती है। दूसरा उपन्यास है कृष्णा। डॉक्टर गोयनका के शोध के अनुसार कृष्णा उर्दू उपन्यास है जिसका प्रकाशन मेडिकल हॉल प्रेस द्वारा 1906 ईस्वी में कराया गया था। भारत में यह किसी पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। इसकी एक प्रति पहले लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में मौजूद थी, मगर अब वहाँ भी नहीं है। इस उपन्यास के विषय में ज़माना पत्रिका में अगस्त 1907 में छपा था। डॉक्टर गोयनका के अनुसार इस उपन्यास में स्त्रियों का जेवर के प्रति व्यर्थ आकर्षण या कहें कि फिजूल शौक की आलोचना की गई है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो उपन्यास के नाम से कथा वस्तु मेल नहीं खाती। चूँकि पुस्तक हमारे समक्ष नहीं है तो इस पर ज़्यादा कुछ कह पाना भी कठिन है। तीसरा उपन्यास है हम खुरमा, जिसका नाम बाद में हम सवाब रखा गया था और इसका हिंदीकरण होने के बाद नाम हुआ प्रेमा। हिंदी में अनुदित उपन्यास प्रेमा में लेखक का नाम नवाब राय ही रहने दिया गया है। 1907 में इंडियन प्रेस इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित प्रेमा पर नवाब राय नाम देखकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही जाना कि प्रेमचंद अपना उर्दू उपन्यास नवाब राय के नाम से ही लिखते थे और अनुवाद में नाम नहीं बदला जाता। इस उपन्यास के केंद्र में एक हिंदू विधवा के जीवन एवं पुनर्विवाह की कहानी है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि 1906 ईस्वी में प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से विवाह किया था। निजी तथा सामाजिक जीवन की यथार्थता को लेखन में उतारने की प्रवृत्ति उनमें आरंभ से दिखाई देती है। हाँ, रचना का समापन आदर्श के साथ होता है। तीसरी औपन्यासिक कृति है रूठी रानी। यह प्रेमचंद की मौलिक कृति नहीं, बल्कि मुंशी देवी प्रसाद जोधपुरी के हिंदी उपन्यास का उर्दू अनुवाद है। अमृत राय ने पुनः इस उर्दू उपन्यास का हिंदीकरण करके इसे मंगलाचरण में संकलित किया है। अगला उर्दू उपन्यास है जलवा-ए-इसार, जिसका हिंदी नाम वरदान है। लेखक नवाब राय के नाम से इंडियन प्रेस इलाहाबाद द्वारा सन 1912 में प्रकाशित उर्दू उपन्यास जलवा-ए-इसार 8 वर्षों के बाद ग्रंथ भंडार बम्बई द्वारा 1920 को वरदान के नाम से हिंदी में प्रकाशित किया गया। इस उपन्यास में प्रेम कथा के साथ साथ जातिगत अवस्था एवं ग्राम जीवन की संघर्षपूर्ण अवस्था का
मार्मिक चित्रण है। अगला उपन्यास है बाजार ए हुस्न, जिसका हिंदीकरण हुआ सेवा सदन के नाम से। बाजार ए हुस्न अपने उर्दू प्रकाशन और ख्याति प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1918 में सेवा सदन के नाम से हिंदी पाठकों के सामने आया। इसे प्रकाशित करने का श्रेय हिंदी पुस्तक एजेंसी कलकत्ता को जाता है, जिसके तत्कालीन मालिक महावीर प्रसाद पोद्दार थे। सेवा सदन की पहली समीक्षा फरवरी 1919 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसी में प्रकाशक का नाम लिखा था। वेश्याओं के जीवन संघर्ष, वेश्या बनने की व्यवस्था तथा अन्य कारणों का सुंदर चित्रण करते हुए उपन्यासकार प्रेमचंद ने इसके उन्मूलन की राह भी सुझाई है। प्रेमचंद ने वेश्यावृत्ति और उनके जीवन को कथानक के रूप में चुना। यह सिद्ध करता है कि उनकी दृष्टि समाज के हर वर्ग पर पड़ी, हर उस वर्ग पर जिसे तथाकथित सभ्य समाज में सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिला, जो मानवोचित मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रहने पर विवश हुए। इसी उपन्यास ने उन्हें सम्राट पद पर आसीन कर दिया। अगला उर्दू उपन्यास है गोशाए आफियत। गोशाए आफियत लिखे जाने के बाद इसका हिंदीकरण किया गया, जो हमारे समक्ष प्रेमाश्रम के नाम से प्रस्तुत हुआ। मगर प्रकाशित होकर हिंदी पुस्तक पहले आ गई और उर्दू की बाद में, यानी प्रेमाश्रम पाठकों तक पहले पहुंचा और गोशाए आफियत बाद में। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार हिंदी में इसका प्रकाशन 1921 के अंत या 1922 के आरंभ में हुआ। इस उपन्यास की कथावस्तु के केंद्र में लखनपुर का ग्राम्य जीवन है। जमींदारों के शोषण और किसानों की व्यथा कथा के साथ ही प्रेमचंद ने पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण को भारत के लिए अनिष्ट कारक मानते हुए भारतीय जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता रेखांकित की है। प्रेमचंद यथार्थ की परिणति आदर्श में करते नजर आते हैं। भारतीय समाज की व्यवस्था पर कुपित होते हुए भी भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति लेखक का प्रेम उनके उपन्यासों में नजर आता है। अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है रंगभूमि। अब तक के समस्त उपन्यासों की ही तरह रंगभूमि भी उर्दू में पहले लिखा गया और प्रकाशित हुआ, किंतु इसमें नई बात यह हुई कि इस उपन्यास का हूबहू अनुवाद न हुआ, इसके पाठों में परिवर्तन हुआ। कुछ नए अध्याय हिंदी में लिखे गए। रंगभूमि हिंदी उपन्यास, जिसे कि महाकाव्य स्वरूप माना जाता है, इसके भाषिक संस्कार का श्रेय आचार्य शिवपूजन सहाय को जाता है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने इसकी एक प्रति 22 फरवरी 1925 को भेजी, अतः इसका प्रकाशन जनवरी 1925 ठीक बैठता है। वैसे प्रथम संस्करण पर बसंत पंचमी 1981 छपा है, जो कि मेरी दृष्टि से गुजरा। संभवतः यह किसी प्रकाशक द्वारा बाद में निकाला गया होगा। प्रभात प्रकाशन ने भी इसे प्रकाशित किया है। उनके द्वारा गूगल पर बुक प्रीव्यू में प्रकाशन वर्ष 1924 तथा कुल पृष्ठ संख्या 504 है, जबकि epuस्तकालय.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार रंगभूमि सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुई थी। उसमें कुल पृष्ठ संख्या 573 थी। यह पुस्तक आज भी गूगल प्ले पर उपलब्ध है।
रंगभूमि का नायक दृष्टिहीन भिखारी सूरदास है, जो तत्कालीन स्वार्थी ग्राम्य एवं शहरी समाज के कूटनीतिज्ञों पूंजीपतियों के अन्यायपूर्ण दमन चक्र में पड़कर शहीद हो जाता है और महाकाव्य का उदात्त नायक बन जाता है। सूरदास महात्मा गांधी का प्रतिरूप नजर आता है, जिसकी लड़ाई धर्म, सत्य और न्याय की लड़ाई है, और इस लड़ाई में स्वार्थी ग्रामीणों द्वारा छले जाने पर भी वह घुटने नहीं टेकता और अंतिम क्षण तक संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त करता है। उसकी मृत्यु अमरत्व का अमर गान सुनाती है। नन्हे तिनके सा व्यक्तित्व कितना विराट हो सकता है, इसकी झलक हमें इस उपन्यास में मिलती है। अगला उपन्यास है कायाकल्प। यह इस मायने में विशिष्ट है कि यह प्रेमचंद द्वारा रचित पहला हिंदी उपन्यास है, जिसका बाद में उर्दूकरण हुआ। जून जुलाई 1926 को सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित यह उपन्यास वैभव, विलासिता और प्रभुता की कथा सुनाते हुए यह रेखांकित करता है कि धन ऐश्वर्य मानव तन ही नहीं, मन को भी बदल देते हैं। स्वभाव एवं व्यवहार में दर्प छलकने लगता है, जबकि निर्धन अपने व्यक्तित्व के मूल स्वरूप से नहीं दिखता। निर्धन द्वारा आर्थिक संघर्ष करते हुए भी देश के प्रति प्रेम और समर्पण भाव उजागर करते हुए लेखक निर्धनता की गरिमा चिन्हित करते हैं। कथावस्तु को गति देने के लिए सहायक कथा के रूप में अलौकिक तथा विचित्र घटनाएं भी मौजूद हैं। अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है निर्मला। हिंदी में रचित उपन्यास निर्मला चांद पत्रिका में नवंबर 1925 से नवंबर 1926 तक धारावाहिक रूप में पाठकों के सामने आया। इसके बाद चांद प्रेस इलाहाबाद से औपन्यासिक कृति के रूप में प्रकाशित हुआ। अनमेल विवाह, गरीब युवा बेटी का विवाह दहेज देने में असमर्थ माता पिता द्वारा किसी विधुर वृद्ध से करा दिए जाने के दुष्परिणाम पर बेहद मार्मिक चित्रण है। युवा स्त्री किस प्रकार अपने बूढ़े पति की लालसा और शक की आग में जलती झुलसती अंततः समय से पहले मिट जाती है, इसकी मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति है यह उपन्यास। अगला उपन्यास है प्रतिज्ञा। यह हिंदी उपन्यास भी चांद पत्रिका में जनवरी से नवंबर 1927 तक धारावाहिक के रूप में छपता रहा। बाद में सन 1929 में सरस्वती प्रेस बनारस से पूर्ण रूप में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास की कथावस्तु पर डॉक्टर गोयनका का कहना है कि इसमें प्रेमा की कथा को संशोधित एवं परिवर्धित रूप में प्रस्तुत किया गया है और विधवा का पुनर्विवाह नहीं दिखाया गया है। सीता महू के महाराज कुमार डॉक्टर रघुवीर सिंह को लिखे पत्र अनुसार प्रेमचंद हिंदू विधवा का विवाह नहीं देखना चाहते थे, किंतु यह बात गले नहीं उतर रही, क्योंकि प्रेमचंद ने स्वेच्छया बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह हेतु स्वीकृति दी थी। प्रेमा की रचना उसके बाद हुई। उन्होंने शिवरानी देवी को कभी अपने जीवन मार्ग में बाधक नहीं माना और ना ही उनकी स्वतंत्रता कम करने की कोशिश की। ऐसे में यह कहना कि वे विधवा विवाह देखना नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं भ्रमित करता है। संभव है पत्र का सही आशय ना समझा गया हो। कई बार उनकी लेखन शैली व्यंग्यात्मक हो उठती थी, इसका प्रमाण उनकी रचनाओं में मिलता है। यह भी संभव है कि यह उपन्यास किसी अन्य विधवा के जीवन पर आधारित हो। जब हम उनकी रचना प्रक्रिया पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि वे किसी न किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही
अपनी रचना के पात्र के चरित्र का आधार बनाते थे। अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है गबन। गबन पहले हिंदी में लिखा गया और मार्च 1931 को सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। बाद में इसका उर्दूकरण और प्रकाशन हुआ। इस उपन्यास में क्लर्क के नैतिक पतन के कारणों को रेखांकित करते हुए ग्राम्य जीवन के महत्व को रेखांकित किया गया है। परिवार में पत्नी का किसी बात के लिए उलाहना पति को किस प्रकार उलझन में डालते हुए बेईमानी की राह पर चलने को मजबूर कर देता है, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण है। एक महत्वपूर्ण उपन्यास कर्मभूमि। देश में व्याप्त तत्कालीन असहयोग आंदोलन, पूंजीपति और मजदूरों के बीच का संघर्ष, पराधीन भारत में स्त्रियों की असुरक्षित अस्मिता, कुछ पूंजीवादी एवं धर्म के ठेकेदार सवर्णों द्वारा अवर्णों पर अत्याचार, भारत के नवनिर्माण हेतु जन जागरण आदि के साथ ही व्यक्ति के भावनात्मक संबंध के विविध आयामों को प्रस्तुत करता यह उपन्यास गांधी के उसूलों से जुड़े सत्याग्रह की छवि कहा जा सकता है। इसका प्रकाशन वर्ष सितंबर 1932 माना जाता है। सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित इस उपन्यास के लेखकीय निवेदन पर 5 सितंबर 1932 की तारीख अंकित है। इसका उर्दूकरण बाद में हुआ, जो मैदाने अमल के नाम से 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अन्य उपन्यासों की तरह ही इस उपन्यास के समापन में प्रेमचंद आदर्श की स्थापना का मोह छोड़ नहीं पाए हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा आदर्श के बंधे बंधाए परिसर से वे एक हद तक बाहर निकल आए हैं और यथार्थ के साथ अधिक मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान। गोदान प्रेमचंद का सर्वाधिक यथार्थपरक और परिपक्व उपन्यास है। यह उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित होकर सामने आया। डॉक्टर गोयनका बताते हैं कि इसकी मूल हिंदी पांडुलिपि के 2 ड्राफ्ट उपलब्ध हैं और वे रायकृष्ण दास के वाराणसी स्थित कला भवन में मौजूद हैं। उनकी कृपा से इन दोनों की फोटोकॉपी डॉक्टर गोयनका के संग्रहालय में मौजूद है। इसका लेखन 1932 से आरंभ हुआ और 1935 के अंत या 1936 के आरंभ में समाप्त हुआ। यह प्रेमचंद का पहला उपन्यास है जिसे सरस्वती प्रेस बनारस तथा हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई ने संयुक्त रूप में जून 1936 में प्रकाशित किया। प्रेमचंद के विदेह होने के 3 वर्ष बाद दिसंबर 1939 ईस्वी में जामिया मिलिया दिल्ली द्वारा इसे गौदान के नाम से प्रकाशित किया गया। एक लेखक के लिए किसी शैक्षिक संस्था की इससे अधिक भावभीनी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। एक साधारण किसान जीवन को केंद्र में रखकर प्रेमचंद ने ग्राम्य जीवन और शहरी जीवन की पड़ताल ही नहीं की, गांव से कृषक बालकों के पलायन का कारण भी स्पष्ट कर दिया। किसानों के जीवन का आर्थिक संकट, गांवों में दलितों की दुर्दशा, शोषक महाजनी व्यवस्था और धर्म व परंपरा के प्रति अंधविश्वास का खुलासा करता यह उपन्यास जनचेतना का भिन्न कलेवर लिए हुए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था से रूबरू कराता महाकाव्य सदृश विराटता लिए है। रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान प्रेमचंद के युगांतरकारी लेखक होने को प्रमाणित करते हैं। अंतिम किंतु
अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र पर भी एक दृष्टि डालें। मंगलसूत्र को प्रेमचंद का आत्मकथात्मक उपन्यास माना गया है जो दुर्भाग्यवश अधूरा रह गया। अस्वस्थ हालत में भी प्रेमचंद जाते जाते अंतिम धरोहर सौंप जाना चाहते थे, मगर वह हो न सका। इस उपन्यास की अंग्रेजी रूपरेखा की पुष्टि अमृत राय करते हैं, मगर बाद में वह उन्हें मिल ही नहीं पाया। पिता की मृत्यु के बाद अमृत राय ने ही सबसे पहले इसे प्रेमचंद स्मृति में संकलित किया। यह उनका पहला उपन्यास है जिसका नायक साहित्यकार है, एक ऐसा साहित्यकार जो अपने सिद्धांतों के विरुद्ध, अपने पुत्र की धमकी से डरकर या कि मोहवश अपनी बेची गई संपदा को वापस लेने के लिए अदालत में आवेदन करने को तैयार हो जाता है। प्रेमचंद के सुपुत्र श्रीपत राय के अनुसार प्रेमचंद यह दिखाना चाहते थे कि एक ईमानदार, परिश्रमी और सीधा साधा आदमी सफलता प्राप्त कर सकता है, और वे अपने बारे में भी यही सोचते थे। मित्रों, आशा है कि प्रेमचंद के उपन्यास पर संक्षिप्त चर्चा से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगली श्रृंखला में हम कर्मभूमि के झरोखे से प्रेमचंद के उपन्यासों पर दृष्टि डालेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि कोई जिज्ञासा हो तो वह भी। नमस्कार।